हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एलिमेंट के एलिमेंट को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो जहां पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर ली थी, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे चैप्टर में। ठीक है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, एलिमेंट, कंपाउंड में मेटल्स पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में। नॉन मेटल्स पढ़े, थोड़ा सा नॉन मेटल्स को रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की कि मेटल्स जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स उसके अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो लस्टरस होता है। इसके अलावा हम बात करें मेटल्स मैलिएबल होते हैं, तो नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। मेटल्स में ज्यादा कलर्स नहीं होते, ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर वो शो नहीं करते हैं। मेटल के कुछ फिक्स कलर ही हैं। क्योंकि नॉन मेटल्स की बात अगर हम करते हैं तो नॉन मेटल्स में काफी सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर हमें देखने को मिलते हैं। काफी कलरफुल कंपाउंड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि मेटल्स हार्ड होते थे, हार्ड होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स को छोड़ करके, जैसे सोडियम, पोटेशियम है। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। ठीक। और नेक्स्ट, अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि मर्क्यूरी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। वैसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर है। लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और गैसेस भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। तो ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की, उनको मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। यानी कि जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जिनके पास होती हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की, वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। एग्जांपल की बात करें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे हमारे मेटलॉइड है। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी की बात करें, मेटलॉइड मेटल की तरह दिखते हैं लेकिन नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि बोरोन है, दिखेगा मेटल की तरह, बिहेव करेगा नॉन मेटल की, जैसे जर्मेनियम है। मेटलॉइड्स आर ब्रिटल शाइनी सब्सटेंसेस। तो ये ब्रिटल होते हैं और शाइनी भी होते हैं। दे आर सेमी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेमी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, चलो। दे मेटलॉइड्स आर नोन टू फॉर्म वीकली एसिडिक ऑक्साइड। तो वीकली एसिडिक ऑक्साइड ये बनाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मेटेलिक अलॉयज। उनके पास एबिलिटी होती है, ये मेटेलिक अलॉयज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं मेटलॉइड्स की, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिक्सचर्स की। ठीक है, तो वो मिक्सचर जैसे कि हमने देखा होमोजेनस और हेट्रोजेनस होते हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। When two or more substances mix with each other, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, ठीक है, बिना किसी केमिकल चेंज के, केमिकल चेंज वहां पर नहीं हो रहा, रिजल्टिंग द सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। और जो वहां पर बनता है उसी को ही मिक्सचर कहा जाता है। जैसे नमक और पानी की बात करें, नमक और पानी मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रखते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी इजीली डन। तो यहाँ पर आसानी से सेपरेशन किया जा सकता है। कैसे? तो एग्जांपल देखते हैं, एक होमोजेनस का एग्जांपल देख लेते हैं, एक हेट्रोजेनस का एग्जांपल देख लेते हैं। होमोजेनस की बात करें तो यहां पर है सॉल्ट प्लस वाटर। इसको हम आसानी से इवेपोरेशन से
इवेपोरेशन टेक्निक से आसानी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही हम बात करें, एक और मिक्सचर हमने लिया यहाँ पर, ये मिक्सचर है सैंड यानी कि मिट्टी या रेत बोल लो, रेत प्लस वाटर। इसे भी हम आसानी से किस टेक्निक से, फिल्ट्रेशन, ठीक है, आसानी से फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा या फिल्ट्रेशन मेथड से हम आसानी से सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में देखो, इवेपोरेशन में तो डायरेक्टली हमें धूप में रखना है, पार्टिकल्स वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, सन हीट को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे वाटर के, नमक नमक नीचे बच जाएगा, ठीक है। बेसिकली इवेपोरेशन टेक्निक समुद्र का जो खारा पानी होता है उस पानी से नमक को अलग करने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन में इस तरीके से हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे कि ये ऐसा बन जाएगा। तो अगर इसको ऐसा फोल्ड कर देना है तो ऐसा कोन हमें मिल जाएगा, ऐसा कोन हमें बना लेना है। इसको पहला स्टेप है ये, ठीक है, और दूसरा स्टेप है ये, और तीसरे स्टेप में हमें ये कोन मिल जाएगा। अब इस कोन को हमें क्या करना है, आगे इस तरीके से जो फनल होता है इसके अंदर हमें इस कोन को ऐसे फिट कर लेना है, ठीक है, और नीचे और इस पर लगा देना है हमें एक, नीचे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है, स्टैंड पर क्या हुआ है, स्टैंड पर ये, स्टैंड से क्या ये पकड़ा हुआ है, ये फनल हमारा, ठीक, ये क्या है, ये फनल है, ये क्या है, ये है फिल्टर पेपर, ये क्या है, ये स्टैंड, ठीक है, इसने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है, फनल को इसमें मतलब फिट किया हुआ है, ठीक। तो फनल में जब हम ये जो सैंड वाटर का सॉल्यूशन है ये जब हम डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, सैंड यहीं ऊपर रुक जाएगा, सैंड, सैंड को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिड्यू, सैंड एज अ रेजिड्यू यहीं पर रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा वाटर एज अ फिल्ट्रेट, वाटर को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, फिल्ट्रेट, ठीक है, तो वाटर आ जाएगा नीचे। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन की। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इज वेरिएबल, प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इज वेरिएबल, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट का प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए भी मिक्सचर बोलते हैं। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, ठीक है। अगला है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर यहाँ पर है। होमोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो अलॉय है, सॉल्यूशन है, ये होमोजेनस मिक्सचर है। और जब हम बात करें सस्पेंशन और कोलॉइड तो ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मिक्सचर को लेकर के, बाकी ये रफली हमने ड्रॉ किया है, वैसे हमें आगे तो ये टेक्निक देखनी ही है, ठीक है। तो आप रहने देना और बाकी ये आप नोट कर लीजिए मिक्सचर, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो हम बात करते हैं अलॉय के बारे में। अब अलॉय क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, अलॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अभी के लिए भी और हमारी हायर क्लासेस के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अलॉय के बारे में बात करते हैं कि अलॉय होते क्या है। अलॉय को हम कह सकते हैं मिश्र धातु यानी कि धातुओं के मिश्रण से जो बनते हैं, लेकिन केवल धातुओं के मिश्रण से नहीं, धातु और अधातु के मिश्रण से भी अलॉय बन सकते हैं, ठीक है, और बनते भी हैं। तो चलिए, अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो अलॉयज मिक्सचर होते हैं या तो दो धातुओं के या एक धातु और एक अधातु के, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, और इन्हें फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसे मिक्सचर इसीलिए कहा जा सकता है। तो देखो बच्चों, जैसे हम इसको अलग भी नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, तो हम इसको प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं,
प्योर सब्सटेंस भी तो बोल सकते थे ना, क्योंकि वहां भी तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे प्योर सब्सटेंसेस के लिए फिक्स्ड रेशियो होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपोजिशन वेरिएबल है। दूसरी चीज, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो ये जो जिससे ये बना हुआ होता है उन्हीं की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। एंड अलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर, तो अलॉय एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, देखो दो तरह के मिक्सचर, एक होमोजीनस एक हेट्रोजीनस। तो अलॉय क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस नहीं है। जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, 18 के गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड मतलब 18 कैरेट गोल्ड, एक्सेट्रा। जैसे स्टील है, स्टील भी क्या है, हमारा एक अलॉय ही है। तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये पीतल है, ठीक है, ये कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, ये ब्रास, ये रहा कास्ट आयरन, ये है 18 के गोल्ड। तो अगर हमें यहाँ पर इन्हें देखें तो देखने से तो पता चल रहा है कि ये कैसे होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि मिक्सचर है तो देखने से क्या लग रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर है। ये तो मेटल मेटल से बने हैं, और कुछ जो है मेटल नॉन मेटल से मिलकर के भी बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। अलॉय के बारे में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलने से बनता है। इन्हें धातुओं को इन धातुओं को अन्य तत्वों के साथ मिलाने पर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल धातुओं को मिलाने से, धातुओं को अन्य चीजों के साथ मिलाने, जैसे अन्य जो नॉन मेटल्स है उनके साथ मिला करके भी बनाया जा सकता है। हालांकि मिश्र धातु के गुण इन तत्वों से अलग अलग गुणों से अलग होते हैं। जब आप इसकी तुलना शुद्ध धातुओं से करते हैं तो मिश्र धातुएं ज्यादा मजबूत और सख्त होती हैं। तो अलॉय बनाए इसलिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन के जो बर्तन है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, उनमें रस्टिंग भी जल्दी हो जाती है, इसीलिए उन्हें कार्बन के साथ मिलाकर स्टील बनाई जाती है। जो हम देखते हैं स्टील के बर्तन, रस्ट इतना ज्यादा उनमें नहीं लगता, ठीक है। मिश्र धातु के उदाहरणों में लाल सोना शामिल है, जो सोने और तांबे को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु के दूसरे उदाहरण में सफेद सोना शामिल है, जो चांदी और सोने का मिश्रण है। आज हम रसायन विज्ञान के मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु की परिभाषा और मिश्र धातु के घटकों के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो हमने देख ही लिया है कि क्या घटक है, कैसे बनते हैं मिश्र धातु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो परिभाषा देख लेते हैं। आइए अब जाने के रसायन विज्ञान के मिश्र धातु का क्या अर्थ है। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं के संयोजन को कहते हैं, या एक या अधिक तत्वों के साथ संयुक्त धातु को कहते हैं। परिणामी मिश्र धातु में मूल तत्वों की तुलना में अलग अलग गुण होते हैं, मूल तत्वों की तुलना में अलग अलग गुण यहाँ पर होते हैं। अगला, जैसे बढ़ी हुई ताकत और कठोरता, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ और कठोरता। उदाहरण के लिए, जब मौलिक लोहे को गैर धातु जैसे सिलिकॉन या कार्बन के साथ जोड़ा जाता है तो ये स्टील या सिलिकॉन स्टील बनाता है। तो जैसे हम अभी तक बात कर ही रहे थे कि कार्बन के साथ आयरन को, यानी कि आयरन के साथ जब कार्बन को मिलाया जाता है तो ये स्टील बनाता है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और ज्यादा हार्ड जो होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, समझ में आया धातु कैसे बनता है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने कहा, जैसे हमने नमक और पानी का एक मिक्सचर बनाया तो उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, होमोजीनस होगा, ये हेट्रोजीनस कभी भी नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, होमोजीनस। अब ये जो सॉल्यूशन है, जैसे हमने कहा नमक और पानी, जैसे हमने बोला कि हमने NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। अब एक को कहेंगे सॉल्यूट और एक को कहेंगे सॉल्वेंट। किसे सॉल्यूट किसे सॉल्वेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि सॉल्यूट इसे कहेंगे या इसे कहेंगे। तो सॉल्यूट हमेशा उसे कहेंगे जो घुल रहा होगा और सॉल्वेंट उसे कहेंगे जो घोल रहा होगा।
या दूसरी चीज से भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूट जो हमेशा कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट जो हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। नमक और पानी का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो नमक हमेशा कम मात्रा में होगा, तो ये हमेशा ही क्या है, सॉल्यूट। हमेशा मतलब इस केस में की बात कर रहे हैं, इस केस में नमक क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक। चलिए, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू जल, सोडा जल विलयन के उदाहरण है। ठीक है, जैसे सोडा वाटर है, वो भी क्या है, सॉल्यूशन का ही एक उदाहरण है। जैसे हमको कोई भी मिक्सचर हम बना सकते हैं जिसमें कंपोनेंट हमें दिख नहीं रहे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बन रहे हैं। तो क्या सिर्फ दो ही चीज से सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं, दो से बनता है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, और उसे भी बन सकता है सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए, तो सॉल्यूशन के बारे में पहले इतना नोट कीजिए, फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट को अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने ये पानी लिया है, पानी में कुछ घोल दिया है, ठीक, कुछ भी है ये। अभी जो पार्टिकल्स हैं ये कम मात्रा में है, तो इन्हें कहा, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया। सॉल्यूट क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये है सॉल्यूट, और ये जो वाटर है ये क्या है, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बना है, ये है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को डाला जाता है कम मात्रा में, जिसकी मात्रा हमेशा कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, विलयन का वह घटक है जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक किसे कहा जाता है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। और विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुल जाता है, घुला होता है, जो घुला हुआ होता है उसे कहा जाता है विलायक। ठीक है, सॉरी, उसे कहते हैं विलय, उसे कहते हैं विलय। विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सिंपल सा है, जैसे हमने कहा कि पानी और नमक है, जैसे हमने कहा पानी और नमक है, तो देख करके तो ये पता चल रहा है कि पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है, नमक क्या है, सॉल्यूट है। लेकिन अगर मात्रा ना देख के हमें दूसरे तरीके से बताना हो, तो देखो, घुल कौन रहा है, घुल कौन रहा है, क्या पानी घुल रहा है, नहीं, घुल तो नमक रहा है, तो जो घुलेगा वो क्या है, हमारा सॉल्यूट। और जो घोल रहा है, घोल कौन रहा है, नमक घोल रहा है क्या, नहीं, पानी घोल रहा है, तो पानी घोल रहा है, तो पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, और जो घोल रहा है वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।